नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, रुपए की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। हद तो तब हो गई है कि जहां पर पाकिस्तान और चाइना की करेंसी पिछले कुछ महीनों में बढ़ी हुई है, वहीं पर भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले गिरते हुए नजर आ रही है और पिछले 5 महीनों में 6% से 6.5% से ज़्यादा टूट चुकी है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये भारतीय रुपया लगातार गिरता क्यों जा रहा है, कब तक गिरेगा, कहां तक गिरेगा और इसके पीछे का कारण क्या है। साथ ही साथ आरबीआई इसके लिए क्या कर रहा है और आरबीआई को और क्या उपाय करने चाहिए, भारत सरकार को क्या कुछ करना चाहिए अम्मा दीदी बहनें योजना छोड़ करके, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। मेन मीडिया, नेशनल मीडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है और उनको तो अभी आप देखोगे तो फिर ये दिखा रहे होंगे कि असली टीएमसी पार्टी किसकी है, ममता बनर्जी की है कि दूसरे की है। तो खैर, मैंने सोचा कि आप लोग को ये 2 कौड़ी का टीचर आपको ये थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करा दे कि करेंसी किधर जा रही है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आइए समझते हैं डिटेल में, आसान भाषा में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ऐसे एनालिटिकल वीडियो यहाँ पर मिलती रहती हैं। फालतू की फर्जी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। आप देखो पिछले 5 महीने में, 5 महीने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी इस साल के 5 ही महीने बीते हैं। जनवरी से शुरुआत करें अगर तो 1 जनवरी को 89.9 रुपये था, 89.9 रुपये। ये भी बहुत ज़्यादा ही था, गिरा हुआ था स्थिति। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 5 महीनों में सुधरने की बजाय लगातार करेंसी गिरते गिरते आज 95.7 रुपये पर आ गई है। लगातार गिरावट आ रही है पिछले 5 महीनों का ही अगर देखें। अभी मैं आपको पूरा शुरुआत से इतिहास से दिखाऊंगा पूरा कार्यकाल, लेकिन अभी तक का ही अगर देखें पिछले 5 महीनों में भी स्थिति संभल नहीं रही है। इससे पहले भी मैंने आपको फरवरी में वीडियो बना करके दी थी जब 91 पर पहुंचा था। उस टाइम पर भी कई सारे प्रयास, कई सारी चीज़ें जो हैं वो सब आपको बताया गया था कि कैसे कैसे क्या कुछ होता है और कैसे क्या स्टेप उठाने चाहिए सरकार को। हालांकि सरकार की नज़र, सरकार का फोकस रहा चुनावों पर और बाखूबी जीत भी दर्ज हुई। खैर, उन सब पर नहीं जाएंगे। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपको करंट अफेयर में टेंशन है तो बिल्कुल अब टेंशन फ्री हो जाइए। अपनी किताब आ चुकी है, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर, साल में एक बार आती है और इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस होते हैं पूरे साल भर के। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और तुरंत पहुंचने के लिए यहाँ पर जो बन करके आ रहा होगा इस पर क्लिक कीजिए और तुरंत जा करके इसे परचेज कीजिए। ये बुक आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है, तो आप इसे अब ऑर्डर कर पाएंगे। कुछ दिनों में डिलीवर हो जाएगी। सारा कंटेंट मेरे द्वारा इसमें लिखा गया है, जो भी चीज़ें हैं हर साल जैसे ब्रह्मास्त्र आती है एज इट इज आएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक की जो है केवल पब्लिकेशन है। अच्छा, इसमें आप अगर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, यूपीएससी की, स्टेट बीसीएस की या यूपी ट्रिपल एससी वगैरह की, सब की एग्जाम क्या कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, एसएससी से लेकर के यूपीएससी तक क्या कंटेंट मिलेगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी कर सकते हो। और टू द पॉइंट कंटेंट होता है, कोई भी फर्जी उसमें काम नहीं होता है। क्वेश्चंस रहेंगे, उनकी 4 ऑप्शन रहेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। एक्सप्लेनेशन में उस क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी रहेगा जो आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उस क्वेश्चन का मतलब 360 डिग्री कवरेज रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं एशिया की करेंसीज पर। एशिया की करेंसी में अगर हम लोग 1 जनवरी से लेकर के 3 जून तक का अगर हम लोग बदलाव देखें तो उसमें देखिए भारत की करेंसी जो है ये दूसरी सबसे खराब करेंसी हुई है इंडोनेशिया के बाद। इंडोनेशिया ने जहां 7.8% के गिरावट देखा है, वहीं भारत ने 6.4% की गिरावट देखी है। लेकिन भारत की इकोनॉमी बड़ी है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ ज़्यादा चिंता की बात है। और ऐसे देखेंगे, हालांकि देखो जो दुनिया में संकट चल रहे थे इसमें सभी देशों पर इफेक्ट देखने को मिला, ऐसा नहीं है केवल भारत पे ही, लेकिन भारत पर सबसे ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है। और भारत जो है वो तो मतलब तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था था, तो फिर भारतीय रुपया, भारतीय करेंसी क्यों गिरती जा रही है, इसको देखना चिंताजनक है। और वहीं पर अगर आप देखोगे यहीं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की करेंसी जो है 0.5% बढ़ी है। चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, इन सब की करेंसी जो है देखिए ग्रीन में आपको दिख रहा है, यहाँ पर स्थिति सुधरते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर इनकी करेंसियाँ मजबूत हुई है, अपनी करेंसी जो है ये डाउनग्रेड हुई है, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 6.4%, 6.5% करेंसी गिरी हुई है। करेंसी गिरता क्या है ये सब मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा इतिहास देख लीजिए रुपए का। भारत जब आज़ाद हुआ तब भारत की करेंसी की स्थिति ऐसी नहीं थी। भारत जब आज़ाद हुआ तो 1947 में $1 के मुकाबले भारतीय रुपया 4 रुपये था। फिर उसके बाद 83 आते आते फिर 91 आते आते ये स्थिति और गिरनी शुरू हुई। फिर उसके बाद तेज़ी से यहाँ डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मतलब कमज़ोर होता गया, दाम बढ़ता गया। ठीक है, और अभी 90-95 तक पहुँच गया, 96 रुपये के आसपास पहुँच जाता है कई बार, बीच बीच में एक आध बार 97 के करीब भी पहुँच गया था।
तो ये 1950 से लेकर के अब तक था। लेकिन किसकी सरकार में कितनी करेंसी गिरी, इस पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो आप देखिए जैसे 1950 से लेकर के ना ये 1980 के दशक तक, लगभग 90 के दशक तक भी, 80 के दशक तक स्टेबल ही आसपास ही रही। उसके बाद फिर ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे भारत के ही नहीं विश्व के भी कारण थे। भारत में तो देखो गरीबी और सब तो बढ़ ही रही थी और 1991 में स्थिति बहुत खराब तक पहुंच गई थी। एलपीजी लाया गया, उसके बाद से भी स्थिति सुधरी। लेकिन उसके पहले तक अगर देखें तो डॉलर ने भी बहुत कुछ किया। मतलब डॉलर ने भी अपने आप को ग्लोबल करेंसी बनवाने के लिए ना सऊदी अरब या बाकी देशों से पेट्रो डॉलर जैसे चीज़ें शुरू करने को कहा, और भी ऐसे मिडिल ईस्ट देशों से अनिवार्य कर दिया कि अगर तेल बेचना तो डॉलर में ही बेचना। मतलब कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए। रिचर्ड निक्सन उस टाइम पर तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जिसके बाद से डॉलर जो है ये इंटरनेशनल करेंसी का रूप लेता गया। आज के टाइम पर डॉलर ये इंटरनेशनल करेंसी का रूप ले चुका है। इसका इतना आधिपत्य है कि आप समझिए सेंट्रल बैंकों की 57 से 60% करेंसी जो रिजर्व होती हैं वो डॉलर में होती हैं। जितनी भी देशों की जो सेंट्रल बैंकें हैं वो अपना करेंसी अगर रखते हैं रिजर्व के रूप में, क्योंकि कुछ रिजर्व रहता है ना, उसी के बदले में आप जारी करते हो करेंसी, है ना। जैसे भारतीय रुपया है तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि खूब एक साथ आरबीआई आज 2-4 हज़ार ऐसे प्रिंटिंग खोल ले नोट की और खूब प्रिंटिंग करे लगातार धड़ाधड़, उसके बाद फिर पैसा बांटना शुरू कर दे। ऐसा नहीं किया जा सकता है। देखिए जो भी करेंसी छपती है वो एक रेशियो में, एक अनुपात में छपती है कि आपके पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, आप कितना विदेशी मुद्राएं रखे हो, फॉरेन के रिजर्व गोल्ड कितना रखे हो, ये सब भी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही सेंट्रल बैंक के पास कितना सोना है, कितना फॉरेक्स रिजर्व है, ये सब देख करके सेंट्रल बैंक छापती है। अपनी सेंट्रल बैंक आरबीआई है। दुनिया भर की सेंट्रल बैंकों में 57 से 60% जो करेंसी रिजर्व होती है वो डॉलर होती है। दुनिया का 39% जो कर्ज लिया गया है वो डॉलर में लिया गया है। दुनिया का अगर बात करें 50 से 60% जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। तो डॉलर क्यों ना मजबूत हो, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। और अभी युद्ध के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद फिर डॉलर इंडेक्स में भी बढ़त देखने को मिली। तो डॉलर का दुनिया पर दबदबा तो है ही, इसलिए डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है और भारतीय रुपए की उस पर निर्भरता है। ऐसे ही दुनिया के तमाम देशों की निर्भरता उस डॉलर पर है, क्योंकि क्या है कि एक स्विफ्ट नाम का संस्था होता है। स्विफ्ट नाम का आप समझो कि एक बिचौलिया कह सकते हो आप। स्विफ्ट क्या करता है, ये ट्रांजैक्शन कराता है। ट्रांजैक्शन मतलब जैसे आप अभी एक बैंक से दूसरे बैंक में जब ट्रांजैक्शन करते हो कोई, तो आपको आईएफएससी कोड देना पड़ता है, देते हो ना। वो जो आईएफएससी कोड देते हो वो आप भारत में बैंकों से बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन करने के लिए देते हो, तो वही आईएफएससी जो है वो ट्रांजैक्शन आपका सफल कराता है। ऐसे ही मतलब वो बताता है कि आपका जो पैसा है वो किस बैंक के किस अकाउंट में, किस जगह की लोकेशन वाले बैंक में जाना है। आईएफएससी कोड जो होता है वो ब्रांच का कोड होता है। ऐसे ही स्विफ्ट कोड होता है, ये बताता है कि आपका इस देश का जो पैसा है ये किस देश के किस अकाउंट में, किस खाते में जाना है। तो स्विफ्ट जो है ये डॉलर में काम करता है। अब जैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो फिर अमेरिका ने स्विफ्ट सैंक्शन लगा दिया। स्विफ्ट सैंक्शन लगने से रसिया किसी से डॉलर में व्यापार ही नहीं कर सकता। तो रसिया जब किसी से देश से डॉलर में व्यापार नहीं कर पाएगा तो फिर कैसे व्यापार होगा उसका। तो ये सबसे बड़ी चिंता हो गई थी और बाकी देशों को वो धमका रहा था कि तुम इससे अगर व्यापार करना मत, और जो भी करेगा वो डॉलर में करेगा। ठीक है, तो खैर ये स्विफ्ट सैंक्शन होता है। तो अब ये स्विफ्ट भी डिपेंडेंसी डॉलर पर है, इस वजह से दुनिया को मजबूरन डॉलर में ही ट्रेड करना पड़ता है। अब जैसे मान लो अब भारत हालांकि प्रयास कर रहा है, कुछ देशों से अपनी करेंसी में डील करना शुरू करता है। मालदीव हो गया, जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं छोटे मोटे, उनसे अब कोशिश कर रहा है धीरे धीरे कि रुपए में ट्रेड हो। लेकिन फिर भी इस पर बड़ा नज़र रहता है यूएस का प्रेशर बढ़ता है। और ये सच्चाई है कि यूएस ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि डॉलर से व्यापार ना करें। ब्रिक्स करेंसी आने की मतलब सुगबुगाहट उठी जब कि ब्रिक्स देश मिलकर के अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे, आपस में ब्रिक्स की करेंसी के बीच में ट्रेड करेंगे, लेकिन अमेरिका उस पर धमकियां दे रहा था उसको लेकर के। खैर, अब आते हैं कि रुपए इतने तेजी से क्यों टूटने लगे, क्यों गिरने लगे। ये तो एक्स्ट्रा बातें रहीं। रुपए पर आते हैं। रुपए के गिरने के कई कारण हैं, इसमें सबसे बड़ा कारण क्रूड ऑयल था। भारत जो है अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है, और इन विदेशों से जब खरीदता है तो फिर डॉलर में अगेन
ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये स्विफ्ट वाला चीज़ बताया। डॉलर में ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं तो मतलब डॉलर दोगे तभी मिलेगा। और अब जब क्रूड ऑयल की जो वैल्यू जो $70 के आसपास में चलती थी प्रति बैरल, वो प्रति बैरल बढ़ करके लगभग $126 तक पहुंच गई थी। तो इस वजह से यहाँ पर और ज़्यादा डॉलर खर्चने पड़े। डॉलर खर्चेंगे कहाँ से? जो अपने पास रखा होगा फॉरेक्स में वही डॉलर खर्चेंगे। अब वो फॉरेक्स में कहाँ कहाँ से आता है, कैसे कैसे आता है, तो इसके कई सारे सोर्स हैं। एक सोर्स तो आप ऐसे सोशल मीडिया ले लो, आज के टाइम पर चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, ये सब अमेरिकी कंपनियां हैं। तो इन पर जो क्रिएटर काम कर रहे हैं वो जो भी अर्निंग कर रहे हैं वो डॉलर में होता है, तो उससे इंडिया में फॉरेक्स में आता है। ठीक है। दूसरा जो रेमिटेंस आता है, मतलब जो भारतीय जो जाकर विदेशों में कमा रहे हैं वो अपने घर वालों को, परिवार वालों को पैसा भेजते हैं, तो वो भी डॉलर में भेजते हैं, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका व्यापारियों का, अगर व्यापारी कोई सामान ले जा करके बेच रहा है तो वो अगर अमेरिका में बेच रहा है तो वहाँ से डॉलर आएगा। बीच में जब टैरिफ लगा था तो इससे काफ़ी दिक्कतें आई थी और उसका इफेक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, तो ये सब कुछ रीज़न हो गए। दूसरा, अगर हम लोग अपने सामान कोई चीज़ किसी दूसरे देश को बेच रहे हों, तो जैसे मान लो हमने कोई मिसाइल बेच दिया, जैसे मान लो हमने कोई एयर डिफेंस के इक्विपमेंट बेच दिए, तो ये सब बेचेंगे तो उससे भी डॉलर आएगा क्योंकि हम लोग डॉलर में ट्रेड करेंगे। तो ये डॉलर आने के साधन हुए। अब वो जो डॉलर आता है वो फॉरेक्स में रखा जाता है, तो वो कहते हैं ना कि फॉरेक्स रिजर्व इतना हो गया, लगभग 700-800 बिलियन डॉलर के आसपास में है अपना। तो जब वो फॉरेक्स रिजर्व रहता है उतना, अब जब हमें खर्चना होगा, जब तेल, क्योंकि हम लोग 85% तेल खरीद रहे हैं अपनी ज़रूरत का, लगभग समझो कि लगभग 90% तेल हम लोग जो यूज़ करते हैं, खपत करते हैं, उसको हम लोग खरीदना पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा खर्चना पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा महंगा हो गया क्रूड ऑयल, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। दूसरा कारण, विदेशी निवेशकों ने भारत से अंधाधुंध डॉलर निकालना शुरू किया। विदेशी जो निवेशक हैं, देखो दो प्रकार से इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट भी होता है, एक तरीका ये भी है फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने का। इन्वेस्टमेंट, अगर मान लीजिए फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट होता है, अगर कोई कंपनी चाहती है कि हाँ भारतीय बाजार बढ़ रहा है, इसकी ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ सरकार स्टेबल है, जो भी है, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ पर कंपनीज लगाएगा, फैक्ट्रीज लगाएगा। तो वो अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से यहाँ पर बढ़ते हैं, वैल्यू बढ़ती है। या फिर शेयर मार्केट में निवेश करता है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग तेज होने की संभावना है, आगे इनके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, बढ़ने की संभावना है, तो वो कंपनियों में पैसे लगाते हैं। तो वो कंपनियों में दो प्रकार से पैसा लगाता है, एक तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरा किसी कंपनी, व्यापार या इंफ्रास्ट्रक्चर में सीधे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो FDI या FII दोनों प्रकार का निवेश होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया, पिछले 1-2 सालों में, कि तेज़ी से FDI भी घटा हुआ है और FII ने भी अपना पैसा निकाला हुआ है। तो देखिए यहाँ 2026 के शुरुआती 5 महीनों में ही 2.26 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा निकाल चुके हैं फॉरेन इन्वेस्टर। तो इससे भी झटका लगा है भारतीय रुपया को। विदेशी निवेशक शेयर बाजार से डॉलर में पैसा निकालते हैं और उसके बाद डिमांड बढ़ जाती है। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपए की डिमांड कमज़ोर होगी, रुपया और टूटेगा। ठीक है। अब देखिए भारतीय शेयर बाजार का P रेशियो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। P रेशियो क्या है? प्रॉफिट टू इन्वेस्टमेंट रेशियो। P रेशियो 1 से 30 के बीच में होता है। ये वो रेशियो है, ये बताता है कि आपको अगर यहाँ पर 1 रुपया कमाना है, तो जैसे कि अगर मान लो किसी चीज़ का अगर 1 रुपया कमाना है तो उसके लिए आपको कितना रुपया इन्वेस्ट करना होगा। ये P रेशियो होता है, शेयर मार्केट का बेसिक सा फॉर्मूला है। तो P रेशियो जब कम रहता है तो मतलब वो बेटर चांस होता है इन्वेस्टमेंट करने का। P रेशियो इस समय भारत का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लगभग 28-29 के पार हो चला गया है। तो इसलिए यहाँ पे P रेशियो बढ़ने की वजह से भी जो निवेशक हैं वो डर रहे हैं, वो पैसे निकाल रहे हैं और ज़्यादा निवेश करने से बच रहे हैं। तो भारतीय बाजारों में पैसे भी आने कम हुए हैं, इस वजह से भी रुपया टूटा है। तीसरा कारण। चौथा कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसे की कमी आ रही है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे पहले एक और है अटकलबाजी। देखिए अटकलबाजियाँ भी बहुत है। जो ये 3 कारण मैंने आपको बताए, इससे क्या हुआ, अटकलें लग रही है कि यार और टूटेगा और टूटेगा, 100 पार जाएगा क्या, $1 बराबर 1 रुपया बनाने निकले थे, $1 बराबर 100 रुपया पहुंचा दिए, तो ऐसा हो जाएगा क्या। तो वो अटकलबाजी के चक्कर में और क्योंकि शेयर मार्केट डर पर चलता है, तो जितना डर बढ़ता है उतना ही और वो रिस्पॉन्स करता है। तो ऐसे ही और गिरेगा करके और ज़्यादा एक्सपोर्टर्स जो हैं ये रोक रखे हैं। भारत के जो एक्सपोर्टर हैं,
जो भारत ने विदेशों में, भारतीय एक्सपोर्टर्स जो व्यापारी हैं विदेशों में सामान बेच रखे हैं, उन्होंने भी अपना पेमेंट होल्ड करवा रखा है जानबूझ करके। क्यों? क्योंकि जब वो पेमेंट होल्ड करवाए हुए हैं, जब भारत में जब ही लेंगे, मान लो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी 90 रुपये है, मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो 90 रुपये है, अगर उनको $1000 मिलने हैं और $1000 वो विदेशों में है उनका, अगर वो अभी पेमेंट करवा लेंगे तो ये इसका 9000 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर यही इंतजार करेंगे कि ये यहाँ भारत पर 100 रुपये हो जाए, $1 बराबर, जब 100 रुपये हो जाएगा तब इसको अगर बुलाएंगे पैसा, अब दे दो हमारा पैसा, तब ये 10,000 रुपये मिलेगा। मतलब 9,000 मिलना था, 10,000 मिल गया। तो ऐसे में विदेशी एक्सपोर्टर्स, सोचो जो बिलियन डॉलर में ट्रेड करते हैं, वो अपना पैसा अगर रुकवा कर रखे हैं तो उससे कितना उनको मुनाफा मिल सकता है। तो जब बाहर रखे हैं, फॉरेक्स रिजर्व में है नहीं, तो इसलिए फॉरेक्स रिजर्व कम दिख रहा है, तो इस वजह से और झटका लग रहा है। तो ये हुआ चौथा कारण। इसके बाद देखिए, इसके बाद भरोसे की कमी आ रही है। अभी देखिए भारत पर 50% का जब टैरिफ लगा था ना, अमेरिका ने लगाया था ना, तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं भारत को मतलब ऐसा देखने लगे कि यार यहाँ इन्वेस्टमेंट करना खतरे से खाली नहीं है। और उसके बाद IMF ने भी भारत को चेतावनी दी। भारत की GDP की कैलकुलेशन को लेकर के सवाल उठाए थे IMF ने। मैंने आपको बताया भी था, जिसको लेकर के भारत ने बेस ईयर में भी बदलाव किया। आपको याद होगा कि अब तक बेस ईयर 2011-12 से कैलकुलेशन होता था। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था भारत का जो GDP था, GDP क्या होता है, GDP समझ लो, ठीक है, फिर अभी वही दो कौड़ी वाली बात आ जाएगी। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। आसान भाषा में आप समझिए, किसी एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले साल 31 मार्च तक का, तो किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के अंदर जितनी भी सेवाओं का और जितनी भी उत्पादों का उत्पादन होता है, सर्विसेज और प्रोडक्ट का जितना भी उत्पादन होता है, उसे उस देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है जी। अब यही GDP कितना बढ़ा बेस ईयर से, कितना % बढ़ा, इसी को कहते हैं GDP ग्रोथ रेट, जो आप अक्सर सुनते होंगे ना न्यूज़ में कि फिक्की ने ये बताया है, अनुमान बताया है, या मूडीज़ ने ये अनुमान बताया है कि 8% ग्रोथ रेट होगी, 6% ग्रोथ रेट होगी वगैरह। तो वो ग्रोथ रेट वो है कि जो GDP बेस ईयर के मुकाबले जितना ग्रोथ करेगी। अब बेस ईयर क्या था? भारत का बेस ईयर अब तक था 2011-12, तो 2011-12 में हम लोग 10वें स्थान पर थे इकोनॉमी में। तो तब के मुकाबले अब अगर दिखा रहे थे तो हर बार आ रहा था यार 7% ग्रोथ रेट, 8% ग्रोथ रेट, है ना, हर बार ऐसा आ रहा था। लेकिन जब यहाँ IMF ने कहा कि ना भाई आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हो, थोड़ा सा बदलाव करो, 10-12 साल हो गए हैं, बेस ईयर बदलो। भारत ने अब बेस ईयर बदल करके 2022-23 कर दिया है। ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2022-23 जब बेस ईयर कर दिया, मतलब अब GDP ग्रोथ रेट इसके मुकाबले देखी जाएगी कि 2022-23 में कितनी GDP थी, उसके मुकाबले कितना ग्रो किए हो। तो इस हिसाब से देखने पर तुरंत 1% की कमी देखने को मिली। 6%, 6.8%, मतलब 5%, 5.5%, अब इतना अनुमान लगाने लगी हैं कंपनियां। तो ये जब ग्रोथ रेट आया तो फिर पता लगा कि भारत जो तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा था, अचानक से गिरकर छठे पर आ गया, टॉप 5 से बाहर हो गया। आज के टाइम पर भारत जो चौथे स्थान पर था वो छठे स्थान पर पहुंच गया है इकोनॉमी के मामले में। ठीक है, तो ये कारण थे। अब आते हैं डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स मैंने आपको शुरू में ही समझाया कि डॉलर इंडेक्स में बड़ा उछाल देखा गया है। डॉलर इंडेक्स क्या होता है? डॉलर इंडेक्स दुनिया की जो 6 बड़ी करेंसीज हैं, चाहे यूरो हुआ, डॉलर को छोड़ करके, यूरो हुआ, जापानी येन हुआ, ब्रिटिश पाउंड हुआ, और कनाडाई डॉलर हुआ, स्वीडिश क्रोना हुआ, स्विस फ्रैंक हुआ, इनके मुकाबले डॉलर किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है ये देखता है। तो इनके मुकाबले अगर डॉलर में ज़्यादा मजबूत होता है, मतलब डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। तो देखिए अभी जब ईरान जंग शुरू हुआ ना, तो 97.6 था डॉलर इंडेक्स, और ये बढ़कर 99 पहुंच गया, और अब ये कहा जा रहा है कि 100 भी पार कर जाएगा। बीच बीच में एक दो बार 100 भी पार करा गया था। तो ये 2 से 2.5% का जो ग्रोथ हुआ है ना, ये भी बहुत है। डॉलर इंडेक्स में जो तेजी है, यानी डॉलर और ज़्यादा मजबूत हुआ है। एक बार ऐसे ही निर्मला ताई ने कह भी दिया था कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। कुछ हद तक उनकी भी बातें सही थी अगर केवल डॉलर इंडेक्स देखा जाए तो, लेकिन बाकी के कारणों को देखोगे तो रुपया भी गिरा है। खैर, अब बात करते हैं भारत से कहाँ हुई चूक, भारत कहाँ कहाँ पर मिस्टेक किया। तो देखिए 2004 से 14 के बीच में 10 सालों में भारत की करेंसी 45 रुपये गिरी थी, 59 रुपये तक पहुंची थी, यानी 31.1% गिरी थी। हर चीज़ों में हर जो डाटा आता है ना, वो 10 साल का कंपैरिजन दिखाती है। सरकार भी हेल्थ रिपोर्ट कार्ड दिखाई थी, एक रिपोर्ट कार्ड मैं भी दिखा रहा हूँ रुपया का। 2004 से 14 के बीच लगभग हर साल 3% की दर से गिरा, टोटल 31% की गिरावट हुई। 2014 से लेकर के पिछले 12 सालों में रुपया 61% टूटा है, 2 गुना।
उसके बाद हर साल औसतन 5% गिरा है। और अभी पिछले अगर एक साल का देख लें मोटा मोटा, तो पिछले एक साल में भी बहुत तेज़ी से टूटा है। पिछले 5 महीने में मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया, पिछले 5 महीनों में ही 6-6.5% टूटा है भारत की रुपया। और पाकिस्तान और चीन की मुद्रा की वैल्यू वहीं पर बढ़ रही है, मजबूत हो रही है। अब इसके पीछे के कुछ कारण हैं, जो कुछ सुझाव है, सजेशन भी हैं, वो भी सुन लेना चाहिए सरकार को। वैसे तो अंजना जी बताएंगे नहीं, आप लोग अगर इस वीडियो को शेयर करोगे खूब तो लोगों तक बात पहुंचेगी। हो सकता है सरकार तक भी ये आवाज़ उठे और सरकार इसको भी ज़रूरी समझे। नहीं तो चुनाव जीतने के लिए अम्मा दीदी बहनी दीदी योजना तो चलाया ही जाता है, उसके तहत फ्रीबीज बांट दिए जाते हैं, फिर वोट मिल ही जाते हैं। खैर, नई तकनीकी में निवेश नहीं हो रहा है। अगर जहां पर देखा जाए, दुनिया एआई पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अमेरिका एआई पर $500 बिलियन का खर्च कर रहा है। चलो मान लो अमेरिका के पास बड़ी बड़ी टेक दिग्गज कंपनियां हैं, जैसे एक्स के पास जो है वो ग्रोक एआई है, ओपन एआई के पास चैट जीपीटी है, या फिर गूगल है, वो भी अमेरिका की है, उसके पास जेमिनी है, फेसबुक के पास मेटा है। वो सब मान लो चलो ठीक है, अमेरिकी कंपनी है। लेकिन चाइना के आसपास तो रह ही सकते हो, कुछ न कुछ तो मतलब अगर उनसे इतना ले रहे हो मान लो, तो भारत की कंपनियों में भी थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हो। 500 नहीं तो $50 बिलियन तो खर्च कर ही सकते हो। चलो चाइना को देखो, $80 बिलियन ये पर ईयर खर्च कर रहा है एआई पर। भारत कितना खर्च कर रहा है? $2 बिलियन। $2 बिलियन, उसमें भी पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च हो जाते हैं, कैसा कैसा किस चीज़ का शिकार हो जाता है, वो तो बात अलग ही है। ये 2 बिलियन पहुँच भी पा रहा होगा कि नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, R&D पर बहुत ज़्यादा कम खर्च हो रहा है भारत में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत को बहुत दूर नहीं, मैं कह रहा हूँ चाइना अमेरिका से भी ना सीखो, रूस से सीख लो। रूस उतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है, लेकिन रूस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इतना ज़्यादा खर्च होता है कि आप हर मामले में कभी भी उठा करके न्यूज़ देखोगे कि कोई भी चीज़ का पहली वैक्सीन कहाँ बन रहा है? रूस में। अंतरिक्ष से कोई कार्यक्रम होता है, पहली बार कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। उतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होता है वहाँ पर। मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि अमेरिका चाइना से ज़्यादा, लेकिन हाँ ठीक ठाक मात्रा में होता है। यहाँ देखिए भारत R&D पर अपनी GDP का सिर्फ 0.65% खर्च कर रहा है। 0.65%, 1% भी नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहे हैं, 1% भी नहीं। चीन और अमेरिका करीब 3% यहाँ पर खर्च करते हैं अपनी GDP का, और इनकी GDP भी भारत से कई गुना ज़्यादा है। अब देखो जैसे चीन जो है ये 17-18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, अब इनका 3%, अमेरिका जो है जैसे 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में इकोनॉमी है, 29-30 ट्रिलियन डॉलर की, इनका 30%, इनका 3%, तब भी बहुत ज़्यादा होगा। भारत की 3%, भारत की $4 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी है, लेकिन भारत $4 ट्रिलियन का भी 0.65% खर्च करता है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पर बुरा स्थिति है। एक्सपोर्टर्स कम बन रहे हैं हम लोग, कंज्यूमर ज़्यादा बन रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और खुद उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर बेचने वाला सामान कम बना रहे हैं। कोई फाइटर जेट ऐसा नहीं है भारत का जो भारत बना करके उसे बेच भी सके। हम लोग तेजस बनाते हैं, लेकिन नाम का तेजस है, 30 साल पुराना है, HAL ने उसको तो बर्बाद ही कर दिया है। दूसरा, उसको खुद से हम लोग पूरा नहीं बनाते हैं, इंजन भी हम लोग GE इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदते हैं, और GE इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिकी कंपनी है, वो इतना डिले करके देती है कि तेजस मिशन ही पूरा एकदम कोई मतलब का नहीं है। खैर, अब सरकार ने कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं। जैसे अभी पिछले दिनों में राजनाथ सिंह जी ने घोषणा की कि अब HAL के अलावा दूसरी और कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा। एक बड़ी डिफेंस डील जो हुई है वो प्राइवेट सेक्टर में भारत की कंपनियों को मिल रही है, और ये मिलना भी चाहिए। HAL हमें भारत की सबसे आज तक की जो भ्रष्ट कंपनियों में अगर नाम गिना जाएगा, तो मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछोगे तो सबसे भ्रष्टाचार वाली कंपनी हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लगती है। मतलब आप समझो 1980 के दशक का फाइटर जेट तेजस LCA Mark 1, ये आज तक ये अपने पैरों पर नहीं बना पाया है, और ना ही ये पूरी तरीके से एयरफोर्स को दे पाया है, और उसके बाद इसकी जो शिकायतें आ रही हैं वो अलग। तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए और इन चीज़ों पर स्टेप उठाने चाहिए। फिलहाल ये थी वीडियो, थोड़ा सा लंबी चली गई, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि भाई ये भी मुद्दा है ये, क्योंकि अगर देश में करेंसी गिरेगी तो उससे बहुत नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? उससे चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, विदेशों में जाना घूमना ये सब चीज़ों महंगी होती हैं, सोना महंगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल लैपटॉप ये सब महंगे होंगे, ठीक है, विदेशों में पढ़ाई मेडिकल टूरिज़्म ये सब महंगा होगा, तो इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा।
तो आप जो है इस पर क्या सोचते हैं, अपना क्या विचार रखते हैं, ये भी कमेंट करके बताइए, कमेंट करके। आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई ट्रेजरी में से बॉन्ड निकाल करके बेच रहा है, और ये अभी देखिए अभी 21 मई को बेचा था इसने, फिर उसके बाद फिर 26 मई को $2 बिलियन और बेचा, $5 बिलियन। तो ऐसे ऐसे ये उसी में से मतलब फॉरेक्स में से निकाल ट्रेजरी बॉन्ड बेच रहे हैं। तो हल्का फुल्का जो स्पाइक दिखता है ना वही दिख रहा है, लेकिन स्थिति काबू से बाहर है अभी भी। ठीक है, तो फिलहाल जो भी है, तो ये पूरा एनालिसिस थी। कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।